Dear students, all of you are most welcomed. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर वीडियो में आप लोगों को रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया, तो फिर से एक बार हम इस बात को रिपीट कर दें कि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि प्रोनाउन की डिफिनीशन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये होता क्या है, इसको आप अपने शब्दों में अपनी तरह से, इससे आपकी जान पहचान हो जाए, आप वेल नोन हो जाएं और नाम के आधार पर अकॉर्डिंग टू द नेम आप पहचान कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें कि आखिर ये कौन सा प्रोनाउन है। दूसरा जो लक्ष्य है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर प्रोनाउन के बेस पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट रूल है जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको क्लियर कर दें और उन पर जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपसे डीपली डिस्कशन करें। तो आइए हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब आप समझते ही हैं, प्रस्तुति करना, प्रदर्शन करना, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना या संकेत करना। तो संकेतवाचक सर्वनाम क्या है? तो वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रदर्शन अथवा संकेत के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं अथवा उनको प्रदर्शित करते हैं, वो जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे आपने कहा दिस, तो आपने कहा दिस इज ए बुक, ये एक पुस्तक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे आप फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखो ये पुस्तक है। आपने कहा दैट इज बुक, दैट इज ए बुक, तो ऐसे लग रहा है कि दूर कोई चीज है, उसके बारे में आप इशारे से बता रहे हैं कि वो देखो वहां एक पुस्तक है, एक बुक है। और दिस का प्लूरल फॉर्म दीज है, तो दीज आर बुक्स। और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, तो दोज आर बुक्स। सच, इस प्रकार। द सेम, तो ये भी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है। तो कुछ लिमिटेड वर्ड हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब पहले रूल पर हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल क्या है कि समीप की वस्तु के लिए दिस ऑब्लिक दीज, यानी दिस का ही प्लूरल फॉर्म है दीज, तथा दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए दैट ऑब्लिक दोज, दैट का प्लूरल नंबर है दोज का प्रयोग होता है। तो ये कोई नई बात नहीं, हम सभी जानते हैं। जब हम कहते हैं कि दिस इज ए बुक, तो इसका मतलब ये लगता है, सेंटेंस से ये रिसाउंड होता है कि वो जो बुक है वो पास में है और आप कह रहे हैं कि ये पुस्तक है। जब आप कहते हो दैट इज ए कार, तो इसका मतलब कि कार दूर खड़ी है, ऐसा सेंटेंस के अर्थ से प्रतिध्वनित होता है। तो निकट वस्तुओं व्यक्तियों के लिए दिस या दीज और दूरस्थ व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए दैट या दोज का प्रयोग होता है। एक ये सिंपल सा रूल है जिससे हम ऑल ऑफ अस आर वेल नोन टू द रूल। जैसा कि दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जिसके बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कैट्स जो है वो पास में है, और दोज आर बुक्स यानी पुस्तकें दूर है। ऐसा सेंटेंस ये जाहिर करता है, क्लियर करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे जहन में, हमारे माइंड में। नेक्स्ट रूल है यदि दो, इसको आप इंट्रोडक्टरी रूल कह सकते हैं, जिसको बहुत आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट रूल जो है इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हर एक एस्पिरेंट या एवरेज एस्पिरेंट के माइंड में ये यथावत होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स किसी सेंटेंस या क्लाज में एंड से जुड़कर प्रयुक्त हों, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए दैट तथा लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए दिस का प्रयोग होता है। कंडीशन क्या है कि दो सिंगुलर नाउन्स हों और वो किसी सेंटेंस या क्लाज में एंड से जुड़े हों। तो करें फर्स्ट सिंगुलर नाउन, यानी जो पहले सेंटेंस के शुरुआत में पहला सिंगुलर नाउन आया है उसके लिए दैट प्रयोग करते हैं, और जो लास्ट में सिंगुलर नाउन आता है, सेंटेंस की शुरुआत में दो नाउन है, दोनों सिंगुलर है, तो पहले नाउन के लिए दैट और दूसरे नाउन के लिए
दिस का प्रयोग होता है, लेकिन जब इसको आप लिखेंगे, राइट करेंगे, हम आगे सेंटेंस में क्लियर कर रहे हैं कि दिस पहले आएगा सेकंड पार्ट में और दैट बाद में आएगा। फिर से समझ लें आप, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो और उसमें दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो पहला नाउन है फर्स्ट सिंगुलर नाउन, उसके लिए दैट प्रयोग होता है और लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए दिस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार यदि सिंगुलर की बजाय प्लूरल नाउन जुड़े हुए हैं किसी सेंटेंस या क्लॉज में एंड से, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए दोज का प्रयोग होगा। क्यों? दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज, और लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए दिस का जो प्लूरल नंबर है दीज का प्रयोग होता है। एक ही रूल में हमने सिंगुलर प्लूरल दोनों को समाहित कर दिया है। आगे हम एग्जाम्पल से इसको देख रहे हैं। जो हमने जिस रूल के बारे में हमने अभी आपसे डिस्कस किया, उसको हम एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है, और विश्वास रखिए कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस ब्रैकेट में प्ले एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड दैट ब्रैकेट में वर्क एक्सरसाइजेज द ब्रेन। मतलब क्या है? यहां पर एक सिंगुलर नाउन है वर्क। वर्क मीन्स काम करना, कार्य करना, परिश्रम करना, और दूसरा सिंगुलर नाउन है प्ले। तो आर बोथ नेसेसरी करेंगे, काम और खेल दोनों जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन क्या है यहां पर? ये फर्स्ट आया है, यानी पहले आया है, और ये सेकंड आया है जिसको लास्ट हमने बार बार कहा है। तो ये जो वर्क है फर्स्ट प्लेस पर आया है, इसके लिए क्या हम करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। वर्क के लिए क्या प्रयोग करेंगे? फर्स्ट के लिए दिस का प्रयोग। जो सेकंड है रूल के अकॉर्डिंग, प्ले के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और वर्क के लिए जो फर्स्ट है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है जो फर्स्ट है उसके लिए जो है वो सेकंड, जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, और जो सेकंड सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस के बाद में जब ये कंप्लीट होता है, ये सेंटेंस आगे ये क्लॉज बढ़ता है, तो हम सेकंड वाले को यानी प्ले को पहले रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट वाले को बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस प्ले यानी खेल एक्सरसाइजेज द बॉडी, ये बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है इससे, एंड दैट यानी वर्क से एक्सरसाइजेज द ब्रेन, उससे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। अब इसी में जो है वो प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल हमने लिखा है। काउज एंड हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। दीज यानी हॉर्सेज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दोज यानी काउज गिव अस मिल्क। करें गाय और घोड़े दोनों यूजफुल एनिमल हैं, और घोड़े जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाते हैं, और गायें हमको मिल्क देती हैं। तो यहां पर फर्स्ट नाउन क्या है? काउज है। तो फर्स्ट नाउन के लिए दो जाएगा, यानी दैट का प्लूरल नंबर दो जाएगा। और सेकंड नाउन क्या है? प्लूरल नाउन हॉर्सेज है, तो सेकंड प्लूरल नाउन के लिए दी जाएगा। लेकिन जब इस पार्ट में सेंटेंस लिखा जाता है तो हॉर्सेज की बात पहले लिखी जाती है और काउच का सीक्वेंस यानी क्रम बाद में आएगा। इसको भी ध्यान रखना है आपको। वैसे भी आप जान लीजिए कि जो पास का होगा दीज वाला यानी सेकंड जो है वो नाउन, उसको हम पहले लिखेंगे, और दूरस्थ यानी काउच को जो फर्स्ट है यहां पर नाउन प्लूरल नाउन, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इस चीज का आप ख्याल रखें।
इंग्लिश को कठिन लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता है। इंग्लिश का ग्रामर संस्कृत, हिंदी या आर्यन लैंग्वेज से जो रिलेटेड जितनी भाषाएं हैं, तकरीबन 70% हमारे देश की, यानी पश्चिम के 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो जितनी लैंग्वेजेज हैं, ये माना जाता है कि वो जो है वो आर्यन लैंग्वेज संस्कृत या मिलती जुलती हिंदी से ही जनरेटेड हैं। तो इंग्लिश का ग्रामर छोटा है, इंग्लिश का लिटरेचर छोटा है इन द कंपैरिजन ऑफ हिंदी एंड संस्कृत। और जब ग्रामर छोटा है, रूल्स कम हैं हिंदी की तुलना में, संस्कृत की तुलना में, तो इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप पेशेंस बनाए रखें, अभ्यास करें। जैसे लैंग्वेज या लिटरेचर में एक चीज़ ये होता है कि जब कोई स्टूडेंट या किसी छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल ले लें, जब वो अंकल कहेगा तो और सारे वर्ड्स को भी बोलेगा, जब वो आंटी कहेगा तो शेष सारे वर्ड्स को बोलेगा, जब वो मैंगो कहेगा तो बहुत सारे वर्ड्स को बोलेगा। सबसे पहली बात है कि उसे कुछ बोलना आ जाए। तो मेरे कहने का जो आशय ये है कि हम पढ़ते रहें और 4-6 महीने बाद में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि एक हफ्ते में पूरा का पूरा ग्रामर हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मैथ होता है, उसमें आपने एक फार्मूला बेस्ड एक चैप्टर पढ़ा तो आपको दूसरे से उसका इंटर रिलेशन नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज के बारे में ये होता है कि जब तक वो समग्रता से क्लियर नहीं होगा तब तक वो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो मैथ या साइंस और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में यही बिग डिफरेंस है। उसमें लैंग्वेज में ये होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमें कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम विद पेशेंस हम पढ़ेंगे, 4-6 महीने में परिश्रम करेंगे, तो एक हफ्ते में होगा कि हमें सब कुछ आ गया और फिर कुछ भी भूलने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें आप। हमारी कोशिश है कि हम संपूर्ण ग्रामर को डिटेल से, उसके हर रूल को इतना पढ़ाएं कि आपको किसी अन्य सोर्स की ज़रूरत ना हो, टीचिंग सोर्स की तो या स्टडी सोर्स की। अब हम अपनी कोशिश में कितना सफल रहते हैं ये आप सभी पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। प्रयास करना हमारी कोशिश है। और लास्ट में माई हम्बल रिक्वेस्ट, यदि वीडियो से आप सेटिस्फाई हैं, आप महसूस करते हैं कि हमने कुछ आउटपुट दिया है, तो हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।